बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनकही के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ लैला निसार। न जाने हमारा मुआशरा आजकल किस तरफ जा रहा है। लाहौर में पेश आने वाले वाक़े ने एक दफ़ा फिर से साबित कर लिया, एक दफ़ा फिर से हमारे मुआशरे की नज़रें शर्म से नीचे झुका दी कि आज हमारी औरत इस मुआशरे में महफूज नहीं रही। 14 अगस्त के दिन जो हुआ है मीनार पाकिस्तान पे वाक़या, उससे पहले मोटरवे वाला वाक़या हुआ था, इससे पहले कुर्रतुल-ऐन वाला हुआ है, नूर मुक़द्दम का हुआ है। ये एक तसलसल चल रहा है अगर हम सब देखें, लेकिन ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? ज़िम्मेदारी जो है ये रियासत की होती है। आपके जो लोकल पुलिस थाने हैं, आपके जो लोग डिसीजन मेकर हैं, तो ये ज़िम्मेदारी सीधी सीधी रियासत के ऊपर है। आम आवाम के ऊपर इस तरह से डालना और उनके साथ ये बात करना, आखिर यही जगह है, यही जो 400 लोग हैं जिन्होंने मीनार पाकिस्तान में किया, या ये जो उस्मान मिर्ज़ा है या जाफ़र साहब, ये लोग बाहर मुल्कों में जाके क्यों इंसान के बच्चे बन जाते हैं? वहाँ ये किसी और तरह से औरतों को क्यों नहीं देखते? वहाँ ये किसी औरत को, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें छोड़ा नहीं जाएगा, हमें यहीं पे भी धर लिया जाएगा और हमें अभी के अभी सज़ा भी मिल जाएगी। तो ये जब तक कि रियासत इसको फुलफ़िल नहीं करेगी, रियासत अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएगी, रियासत सही से इनके लिए क़वानीन सख्त नहीं बनाएगी और इनको कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएगी, ये मामला बढ़ता चला जाएगा। जहाँ तक कानून साजी के बारे में हम बात करें, रियासत में जो सबसे मोतबर कानून है वो आईन पाकिस्तान है। आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल जो है वो एक अश्योरेंस देता है कि रियासत किसी भी शख्स के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। उसी आर्टिकल के अंदर ये प्रोवाइज़ो मौजूद है कि गवर्नमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफ़िकली लॉज बना सकती है। ख़वातीन के बढ़ते हुए वाक़यात ने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। ये जो दिल झंझोड़ने वाले वाक़यात आए दिन हो रहे हैं, इसमें पूरी आवाम फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो चुकी है, गुस्से में आ चुकी है। तो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि कवानीन मौजूद होने के बावजूद भी इस किस्म के वाक़यात क्यों होते हैं। किस तरह से आप औरत को एक कमोडिटी बना के रखते हैं? क्यों औरत को माँ, बहन, बेटी और इस तरह के एहतराम की, क्योंकि औरत को इंसान क्यों नहीं समझा जाता सबसे पहले? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसकी एक सबसे बड़ी पिछले 5 साल में जो औरत मार्चेज़ हुए हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जहाँ पे एक ये निगेटिविटी है कि जिस तरीके से खौफ फैलाया जा रहा है माशरे में, उसी तरह से एक हौसला अफजा बात जो है कि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी आ रही हैं। वो उसी तरीके से हर साल में इस चैलेंज को कबूल करती हैं और औरत मार्च करके दिखाती हैं, उससे बड़ा एहतजाज करके दिखाती हैं। फिर आवाज़ को, अगर पीछे ये मीनार पाकिस्तान वाला भी आप केस लें तो वो खातून सामने आई है। क्या 10 साल पहले ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि हिम्मत और हौसला उनको भी है कि इस सोशल मीडिया या अगर कोई पॉजिटिव मीडिया उनको दिखाना चाहेगा तो दिखाएगा, या अगर पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी क्या कहते हैं सो कॉल्ड जो माइंड सेट है वो नहीं दिखाएगा तो कोई ना कोई इंटरनेशनल उसको दिखाएगा। कानून ने कभी भी औरत को एक अलग एंटिटी के तौर पे नहीं देखा। जुर्म जो होता है वो बिला तफरीक है और उसकी सज़ा भी बिला तफरीक है। वो किसी जिन्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो किसी शख्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमने एक नया डिस्कशन जो लीगल फोरम्स के ऊपर सुना, उसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस। नाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस एक ऐसी टर्म है जिसमें उन जराइम को फोकस किया जाता है जो कि वुमेन टारगेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्सुअल हरासमेंट, आउटरेजिंग ऑफ वुमेन मॉडेस्टी, एंड आपको इसी तरीके के सेक्शंस पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दिखते भी हैं और उनकी बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 351, इफ़ अ वुमन इज़ स्ट्रिप्ड नेकेड इन एंड शी इज़ एक्सपोज्ड टू पब्लिक आई, द पनिशमेंट इज़ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कवानीन तो मौजूद हैं और स्पेसिफ़िक लेजिस्लेशंस भी मौजूद हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए ख़वातीन के लिए अलहदा कानून मौजूद है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए अलहदा कानून मौजूद है। उसके अलावा और डिफरेंट पीपीसी के अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स हैं जिसके अंदर औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए कवानीन मौजूद हैं। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि मसला लेजिस्लेशन का है या कवानीन की गैर मौजूदगी है। अभी नूर मुक़द्दम, कुर्रतुल-ऐन, बुशरा, अमरीन के वाक़यात ताज़े ही थे कि एक और वाक़या हमारे सामने आ गया। चले ये वाक़या घरेलू तशद्दुद का तो नहीं है, लेकिन ये वाक़या सेक्शुअल हरासमेंट का है। एक बच्ची, एक लड़की पाकिस्तान की आज़ादी के दिन ग्रेटर पार्क मीनार पाकिस्तान जाती है सेलिब्रेट करने अपने साथियों के साथ, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा हरगिज़ नहीं होता है कि अगले आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। वो मदद के लिए पुकारती रहती है, उसके साथी भी मदद के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। इनफैक्ट
जो उसके वीडियो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें उसका कहना है कि उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसने आखिरी दम तक उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला है। हमारे मुआशरे में एक बीमारी ये भी है कि जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो दो तबकात क्रिएट हो जाते हैं। एक वो तबका जो विक्टिम को, जो मुतासरा लड़की लड़के बच्चे बच्ची को सपोर्ट करता है, तो दूसरा उसी को ब्लेम करता है, उसी को टारगेट करता है, उसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाता है। नूर मुकद्दम का केस हुआ है, उसे पता है वो बंदा जो 15 दिन पहले एक वीडियो डालता है कि मैं 15 दिन के बाद बेल लेकर आ जाऊंगा और मैं फिर वीडियो डाल दूंगा, आप उसकी आंखों की, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि उसको कोई खौफ नहीं है। या अगर नूर मुकद्दम का जब मर्डर उसको बंदे को मारता है वो थेरेपी करता है जाकर, और किस तरीके से वो जब खातून अपनी जान बचाती है तो गार्ड भी नहीं आती, वो कहते हैं ये घर का मामला है और औरत तो पिट सकती है अगर वो इस तरह का है। ये समझना कि हमारी सोसाइटी में एक डेस्परेशन या औरत को कमोडिटी की तरह देखना या एक टारगेटेड इंसिडेंट किसी औरत के अगेंस्ट या औरतों के अगेंस्ट या स्पेसिफिकली ये जो रुझान जिनसी बेरारवी का जो चल रहा है उसकी वजूहात देखने के लिए आई थिंक लेजिस्लेशन से ज़्यादा ज़रूरी अब ये हो गया है कि हम उसके पीछे के रूट कॉजेज़ समझें। और रूट कॉजेज़ समझने के लिए जब भी हम जाएंगे हमें सोशल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, हमें सोसाइटी की नॉर्म्स को समझना पड़ेगा और यहाँ पे लोगों के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो एक बड़ा एंटाइटल्ड किस्म का बिहेवियर है हमारे यहाँ मर्दों का, और कोई इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप विक्टिम शेमिंग के बारे में बात कर लें या अगर आप किसी भी इंसिडेंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं और आप टारगेट करना शुरू करते हैं मुजरिम को, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो मुजरिम आदमी है तो आप देखेंगे कि पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा और उस नैरेटिव के अंदर ऐसा क्यों हुआ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका वहाँ होना हो जाता है। सो ये कॉजेशन हमें समझने की ज़रूरत है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है सोसाइटी के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के अंदर हैं और हमारे जो कवानीन हैं वो भी उसी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, जुडिशल सिस्टम हो, पार्लियामेंट हो, या जो लोग जो थिंक टैंक्स हैं जो ये कवानीन बना रहे हैं, उन कवानीन को पार्लियामेंट के सामने लेकर आ रहे हैं, ये तमाम अफराद जो हैं बहुत ही एक रिजिड पेट्रियार्कल अप्रोच पर यकीन रखते हैं। ये वाक़यात तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं तो दो तबके बन जाते हैं। एक वो जो सपोर्ट करते हैं, एक वो जो उस पे तंज करते हैं जिसका कोई कसूर नहीं होता है। जालिम को छोड़ के मजलूम पर कड़ी तनकीद करने लगते हैं। कभी ज़ैनब के वालिदैन को कसूरवार ठहराया जाता है कि उन्होंने ज़ैनब को घर से जाने क्यों दिया, तो कभी मोटरवे पे जो वाक़या पेश आया है उस माँ को कसूरवार करार दिया जाता है कि वो रात को अकेली क्यों निकली थी। मसला जो सबसे बड़ा चलता है उस विक्टिम के साथ, उस खातून के साथ, या जो भी अप्रेस्ड होता है उसके साथ उसकी विक्टिम ब्लेमिंग किस तरह से की जाती है। तुम क्यों गई थी, तुमने क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी टिकटॉक बनाने की, तुम मोटरवे पे अकेली गाड़ी लेके बच्चों के साथ क्यों चली गई थी। मतलब कुछ दिन के बाद तो ये भी आ जाएगा कि आप कब्र में अकेली क्यों चली गई थी, क्योंकि कब्र से भी निकाल के यहाँ पे तो औरतों का रेप किया जाता है। तो ये जो एक माइंड सेट जो है ना विक्टिम ब्लेमिंग का सबसे पहले, और ये एक मेरे ख्याल से मीडिया थ्योरी भी होती है कि इतना प्रोपेगेंडा करें कि वो जो असल खबर है वो दब जाए। तो ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है इसको शटअप करने की ज़रूरत है कि हुआ तो उसकी सज़ा दी जाए, आप बाकी बातें जो हैं उसके बाद देखें। तो हमें इस तरह की चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। औरतों को किस तरह से, मर्दों को आना पड़ेगा औरतों को हिम्मत दिलाने के लिए या औरतों को आगे शाना बशाना काम करने के लिए। क्या ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इसमें ख़वातीन के लिए क्या कोई कवानीन मौजूद नहीं है? क्या कानून किसी भी हवाले से औरत की मदद नहीं कर सकता? या अगर कानून मौजूद है तो क्या उसकी उस पैमाने पे इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं? हमें सिर्फ कानून साजी के हवाले से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लेजिस्लेट कर जब पार्लियामेंट किसी कानून को बना रही होती है तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हर किस्म के माहिरीन की राय ली जाए। ख़ास तौर पे जब आप फ़ौजदारी कवानीन बना रहे होते हैं या वो कवानीन बना रहे होते हैं जो माशरे से रिलेटेड होते हैं, तो आपको सोशलिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट उनको लूप में लेना पड़ेगा। एंटी रेप लॉ बेहतरीन लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए गया, बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड इट इज़ बीइंग रिजेक्टेड। और उसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आता। अगर उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सो इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इट
ان کو ریفارم سجیسٹ کرنے چاہیے ایز اے پارلیمنٹیرین. پرائم منسٹر نے جو ہے وہ لیا تو ہے ایکشن، لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ زینب کیس ہو یا مختلف اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، کہ کس طرح سے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، ان کو واقعی اس کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے کہ آئندہ لوگ یہ نہ کر سکیں. نہ صرف حکمران بلکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری آتی ہے، اس میں سب سے زیادہ پارٹیسپیشن پیرنٹس کا، والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح سے کریں، اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ عورت کی کیا اہمیت ہے. بہت سارے لوگ مذہب کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب عورت کو فلاں چیز کی اجازت نہیں دیتا، فلاں چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کو دوسری جانب یہ بھی بتانا لازم ہے کہ ہمارا مذہب ہی ہے جس نے برابر کے حقوق دیے ہیں عورت کو اور مرد کو. نہ صرف ہمارا مذہب بلکہ ہمارے آئین نے بھی ہماری عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں. صرف قانون امپلیمنٹ کرنے سے چینجز نہیں آئیں گے، ہمیں مختلف فورمز پہ ہمیں وہ دروازے کھولنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم یہ اوپن ڈسکشنز کر سکیں. دا سوسائٹی نیڈز وینٹنگ، ڈیسپریشن، فرسٹریشن کی وینٹنگ کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے انٹرمیڈیٹ میں شاید یہ سبجیکٹس پڑھے ہیں جس کے اندر جنسی بیرا روی کے ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سیکشول وائلنس یا سیکشول ٹینڈنسیز یوتھ کے اندر یا ینگ جنریشن کے اندر آتی ہے اور کیسے آتی ہے اور کیسے پنپتی ہے. یہ چیزیں ہمیشہ سے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے کیریکولم کا، ہمارے انفراسٹرکچر کا حصہ رہی ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. تو جب تک ہم یہ فورمز نہیں کھولیں گے، ماہرین کی رائے نہیں لیں گے، قانون بنانے سے پہلے، لیجسلیٹ کرنے سے پہلے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اس کا ڈسکشن نہیں ہوگا، ڈفرینٹ لوگوں سے اس کے بارے میں اوپینینز نہیں لیے جائیں گے، اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ امپلیمنٹ کیا تو یہ کس سیکٹر کے اندر ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایجوکیشن اویئرنیس انکریز نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو گھروں میں بڑھتے ینگ ٹین ایجرز کو ہم کنسینٹ کا کانسیپٹ، رسپیکٹ کا کانسیپٹ ارسپیکٹو آف جینڈر، ہم یہ چیزیں نہیں سمجھائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی کتنا بھی سخت قانون آ جائے ہم یہ سوشل ٹرینڈز کو نہیں چینج کر سکتے. اس پورے معاملے میں ہماری ذہنیت کا بھی بڑا کردار ہے کہ ہم نے کیا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. بچپن سے ہی دراصل ہم اپنے گھروں سے دیکھتے آتے ہیں کہ کس طرح سے مرد اور عورت میں، بچی اور بچے میں فرق کیا جاتا ہے. جو سب سے اچھی بوٹی ہوتی ہے وہ ماں کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تم کمپرومائز کرو، تم سمجھوتا کرو. انفیکٹ جو جائیداد کا حصہ تک ہوتا ہے اس میں سے بھی سب سے زیادہ حقوق بیٹے کو دیے جاتے ہیں اور بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ تم سمجھوتا کرو. شاید شروع سے ہی ہمارے معاشرے میں یہ سب چلتا آتا رہا ہے اور یہ تب تک چلتا رہے گا، یہ تب تک واقعات آپ کو دیکھنے میں آئیں گے، یہ تب تک فرق آپ کو نظر آئے گا جب تک ہم اپنے مائنڈ سیٹ، اپنی سوچ، اپنی ذہنیت کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. عام عوام میں بھی وہ صلاحیت کرتی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ میں اگر اس خاتون کے ساتھ کچھ کروں، میں کسی بھی بچی کے ساتھ کروں. ابھی کل ایک کیس اور آیا کہ ایک بھائی نے بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا کافی ٹائم سے. لیکن جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں سامنے یا بہت زیادہ اس طرح کا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بہت عرصے سے ہوتا تھا، لیکن شاید میڈیا یا چھوٹے چھوٹے میڈیم جو سوشل میڈیا کے ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں اب ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جب وہ خواتین کو مارا جاتا ہے تو خاموشی سے چھپکے سے کسی کو بھی واٹس ایپ پہ میسج کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی نہ کوئی میرے لیے آپ کوشش کیجئے. میرا اوپینین ایز اے لائر آئی تھنک کہ ہمارا مسئلہ اس وقت قانون نہ ہونا نہیں ہے. ہمارا بیسک مسئلہ اس وقت قانون کا پراپرلی امپلیمنٹ نہ ہونا، اور وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس قانون کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں ان اسٹیک ہولڈرز کی ایک پرٹیکولر سائیکی ہے، اور وہ سائیکی یہ ہے کہ وہ مجرم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یا مجرم کے لیے جسٹیفیکیشن کے لیے کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اوفینس کو انویسٹیگیٹ کریں. تو یہ جو سوشل ٹرینڈز ہیں ہمیں، میرے خیال سے ہمیں ان پہ فوکس کرنے کی یا ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. رات کو اکیلی نکلنا، اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہیں، وہاں کیوں گئی تھی، اس سے کیوں ملی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں گئی تھی، چلے اس کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن جو عورتیں مر جاتی ہیں، جو عورتیں قبروں میں ہیں، وہ کس حد تک محفوظ ہیں؟ کیا ان کو چھوڑا جاتا ہے؟ افسوس کے ساتھ آج کل تو انہیں بھی قبروں سے نکال کے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار وہ مظلوم ہے، ذمہ دار وہ ہے جو وہاں گئی تھی، جو وہاں موجود ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ واقعات تب تک پیش آتے رہیں گے جب تک ہم اپنے رویے اور اپنی سوچوں کو تبدیل نہیں کرتے. ملاقات ہوتی ہے انکہی کے اگلے ایپیسوڈ میں.